टाइप्स ऑफ एनालिसिस। तो देखिए 3 टाइप की आपकी एनालिसिस होती है, बेस्ट केस एनालिसिस, वर्स्ट केस एनालिसिस एंड एवरेज केस एनालिसिस। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि ये जो एनालिसिस होती है ये एक एल्गोरिथम पर किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए होती है। कुछ एल्गोरिथम आपकी ऐसी होती हैं जिसमें कि एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो इनपुट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप किस टाइप का इनपुट लेते हैं उस पर आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम डिपेंड करता है, ठीक है ना। हो सकता है किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए एल्गोरिथम आपका मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट हो, ठीक है ना, या मिनिमम टाइम उसको लगे, या हो सकता है किसी इनपुट के लिए उसको एल्गोरिथम को आपका मैक्सिमम टाइम लगे, ठीक है ना। देखिए अगर आप इनपुट साइज को इंक्रीज करेंगे देन एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। इनपुट साइज को इंक्रीज करने पर एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इंक्रीज होगा। मान लेट से आपका इनपुट साइज n है, कुछ एल्गोरिथम ऐसी होती हैं जिसमें कि सेम इनपुट साइज में अगर मान लीजिए आप इनपुट में वेरिएशन कर रहे हैं तो वहां पर आपकी किसी एक वेरिएशन पर एल्गोरिथम आपका लोएस्ट टाइम में रन कर रही है, ठीक है ना, सबसे कम टाइम ले रही है, या किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पर आपका एल्गोरिथम सबसे लार्जेस्ट टाइम में रन कर रही है। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग की प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें तो सॉर्टिंग में मान लीजिए अगर आप n नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर n नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम का साइज हो जाएगा वो n हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि हम यहाँ पर इंसर्जन सॉर्ट का एग्जांपल लेते हैं तो इंसर्जन सॉर्ट की हेल्प से हम मान लीजिए n नंबर्स को सॉर्ट करने जा रहे हैं। इनपुट साइज हो जाएगा मेरा n, क्योंकि मैं n नंबर्स को यहाँ पर सॉर्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं उन n नंबर्स को यहाँ पर अरेंज करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 स्पेशल अरेंजमेंट होंगे इस इंसर्जन सॉर्ट के लिए। फर्स्ट अरेंजमेंट होगा कि मैं अगर इन नंबर्स को आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, अगर मैं n नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ और फिर मैं इस इंसर्जन सॉर्ट को अप्लाई करता हूँ तो फिर उस केस में इंसर्जन सॉर्ट आप मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट होगी, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो इंसर्जन सॉर्ट का बेस्ट केस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका इंसर्जन सॉर्ट थीटा ऑफ n टाइम में एग्जीक्यूट होगी या मिनिमम टाइम में आपका एग्जीक्यूट होगी। और अगर मान लीजिए कि आप नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, नंबर्स को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो फिर आपका इंसर्जन सॉर्ट वहाँ पर आपका लॉन्गेस्ट टाइम में या मैक्सिमम टाइम में आपका एग्जीक्यूट होगी और वो इंसर्जन सॉर्ट का फिर वर्स्ट केस हो जाएगा और उस केस में उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमने प्रॉब्लम का जो इनपुट साइज था वो n रखा हुआ है, प्रॉब्लम का इनपुट साइज है n और उस सेम इनपुट साइज n पर हमने यहाँ पर इनपुट में वेरिएशंस कराए हैं। जैसे फर्स्ट वेरिएशन में मान लीजिए कि हमने उन नंबर्स को पहले से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ था और फिर इंसर्जन सॉर्ट को वहाँ पर अप्लाई किया तो इंसर्जन सॉर्ट का जो रनिंग टाइम है वो लोएस्ट था इस केस में, जो कि इंसर्जन सॉर्ट का बेस्ट केस हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी थीटा ऑफ n और फिर हमने क्या किया कि आपके जो नंबर्स थे उनको अरेंज किया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया और फिर इंसर्जन सॉर्ट को वहाँ पर अप्लाई किया तो वहाँ पर आपका इंसर्जन सॉर्ट का वर्स्ट केस होगा और आपका इंसर्जन सॉर्ट वहाँ पर लार्जेस्ट टाइम में एग्जीक्यूट होगी और आपका जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा ऑफ n स्क्वायर। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो आपका इनपुट साइज है उसको फिक्स करते हुए अगर हम इनपुट में वेरिएशंस कर रहे हैं तो कुछ एल्गोरिथम में उनका रनिंग टाइम इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इनपुट का किस वेरिएशंस को आप वहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप इनपुट साइज को इंक्रीज करेंगे तो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इंक्रीज करेगा, लेकिन सेम इनपुट साइज में भी अगर आप इनपुट में वेरिएशंस कर रहे हैं, सेम इनपुट साइज पर अगर आप इनपुट में वेरिएशंस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ एल्गोरिथम का आपका रनिंग टाइम वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर आपके यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। तो ये तीनों ही केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं सेम इनपुट साइज पर, यानी सेम इनपुट साइज को लेते हुए हम इनपुट में सेम इनपुट साइज लेते हुए हम वहाँ पर इनपुट में वेरिएशंस करेंगे और फिर वेरिएशंस पर आपके एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को एनालिसिस करेंगे। तो ये 3 केसेस होते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो बेस्ट केस आप ऐसा बोल सकते हैं minimum amount of time required to solve a particular problem for a particular input, ठीक है ना। बेस्ट केस में एल्गोरिथम जो है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में आपका एग्जीक्यूट होगी, या आप बोल सकते हैं द इनपुट फॉर विच एल्गोरिथम टेक्स लोएस्ट टाइम। तो बेस्ट केस में आपकी जो एल्गोरिथम है वो लोएस्ट टाइम में लेगी, ठीक है, लोएस्ट टाइम में एग्जीक्यूट होगी। वर्स्ट केस में क्या होगा? वर्स्ट केस आप ऐसा बोल सकते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट, ठीक है ना। आपकी जो एल्गोरिथम है वो वर्स्ट केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम लेगी, ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एवरेज केस आप ऐसा बोल सकते हैं, एवरेज केस आपका इन बिटवीन बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस होगा, यानी एवरेज केस में आप ऐसा बोल सकते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम
फॉर ए पर्टिकुलर इनपुट। इसका मतलब ये जो केसेस जो आप देख रहे हैं ये केसेस आपके इनपुट पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके ये जो केसेस हैं ये इनपुट पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इन केसेस में जो टाइम लगेगा उसमें रिलेशनशिप क्या होगी, आप ऐसा बोल सकते हैं कि बेस्ट केस में एल्गोरिथम आपका सबसे कम टाइम में रन होगी, मिनिमम टाइम यहां पर लगेगा। वर्स्ट केस में आपको आपका जो एल्गोरिथम है वो मैक्सिमम टाइम लेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और एवरेज केस इन दोनों केसेस के बीच में होगा। तो एक एग्जांपल से इन केसेस को देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ आपकी प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं जो इनपुट पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब आप उसमें कोई भी इनपुट लीजिए, वो उस इनपुट के लिए ये तीनों टाइम वहां पर सेम होंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इक्वल भी साइन लगाया हुआ, ठीक है ना। देखिए एक ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आपका इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना, इनपुट के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब आप उसको कोई भी इनपुट दीजिए वो सेम टाइम लेगी। तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं बेस्ट केस इज इक्वल टू एवरेज केस इज इक्वल टू वर्स्ट केस। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है इसमें हमने इक्वल भी लगाया है, ठीक है ना। जैसे कि एक प्रॉब्लम से इन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है, एक n एलिमेंट का आपके पास एक एरे है। तो इनपुट क्या है, इनपुट है आपका n एलिमेंट एरे, और मान लीजिए कि हम यहाँ पर लीनियर सर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस एरे में हम लीनियर सर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए जो आपका इनपुट एरे है ए, उसमें मान लीजिए आपके कुछ इस टाइप से एलिमेंट हैं 40, 10, 20, 80, 100 एंड 50, ठीक है ना। एक एरे है, एक n एलिमेंट का एरे है, और उसमें क्या आपके कुछ ये एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है ना। और आपको क्या करना है यहाँ पर लीनियर सर्च मान लीजिए आपको करना है, ठीक है ना। लीनियर सर्च आपको इस एरे में करना है, ठीक है ना। लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च आपको यहाँ पर करना है। और जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट मान लीजिए आपका x है, तो देखिए आप इस एरे में लीनियर सर्च कैसे करेंगे। आप x एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस x को इस 40 से चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए x आपका 40 के इक्वल होगा, देन आप ऐसा बोलेंगे कि सर्च सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। जिसको आप सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट आपको मिल जाएगा। और अगर x 40 के इक्वल नहीं होगा तो देन फिर आप x को एक चेक करेंगे 10 के साथ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप 1 बाई 1 इसको चेक करते हुए जाएंगे। तो मान लीजिए कि इस इनपुट एरे ए में जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट आपका 40 है, वो एलिमेंट आपका मान लीजिए 40 एलिमेंट को आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप वन कंपैरिजन में यहाँ पर इस सर्च को परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। आपको एक कंपैरिजन लगेगा, आप इसको इसके साथ देखिए लीनियर सर्च आप कैसे करेंगे। लीनियर सर्च आप 1 बाई 1 इनसे कंपैरिजन करते जाएंगे। इस एरे के एलिमेंट्स को आप 1 बाई 1 पिक करते जाएंगे और इस सर्च की से आप उसको कंपेयर करते जाएंगे, और इस डायरेक्शन में आप इस तरीके से सीक्वेंशियल सर्च यहाँ पर परफॉर्म करते जाएंगे। तो ये आपका लीनियर सर्च है। तो आप मान लीजिए आप जो जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो 40 है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि विद इन वन कंपैरिजन आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपकी सर्च सक्सेसफुल रहेगी यहां पर विद इन वन कंपैरिजन। तो ये इस एल्गोरिथम का बेस्ट केस हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक कंपैरिजन में आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है इस एरे में है या नहीं है, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं इस एरे में, और लीनियर सर्च आप यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो वन कंपैरिजन में आप यहां पर ये सर्च कर पा रहे हैं कि ये एलिमेंट जो है इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये इस एल्गोरिथम का आपका बेस्ट केस हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेस्ट केस में जो आपको कंपैरिजन लगा वो वन कंपैरिजन लगा। अब ये हम आपको बता ही चुके हैं कि जो कंपैरिजन होने में जो टाइम लगेगा वो एक कांस्टेंट टाइम लगेगा। एक कांस्टेंट टाइम में आप एक कंपैरिजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेस्ट केस में आपको कितना टाइम लगा, बेस्ट केस में आपको टाइम लगा थीटा ऑफ 1, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है थीटा ऑफ 1। तो आपको एक कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो बेस्ट केस में आप थीटा ऑफ 1 टाइम में यहाँ पर उस एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में ये होगा कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में मान लीजिए जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो 50 है। तो लीनियर सर्च में क्या करेंगे, आप पहले इसको इसके साथ चेक करेंगे, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, तो आपका ये मैच नहीं करेगा। देन आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, आपका मैच नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, आपका मैच नहीं होगा। और एट द एंड आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और आपका ये मैच हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको कितने कंपैरिजन लगेंगे इसको x को सर्च करने में। अगर मान लीजिए जो सर्च की है वो आपका सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है और ये n एलिमेंट का एरे है, तो इसको सर्च करने में आपको यहाँ पर n कंपैरिजन लगेंगे। जितने यहाँ पर एलिमेंट होंगे आपको सभी से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जो सर्च की है वो इस एरे का लास्ट एलिमेंट है। तो आपको सभी एलिमेंट से आप कंपेयर करते हुए जाएंगे, सभी एलिमेंट से आप कंपेयर करते हुए जाएंगे और सबसे लास्ट में आपको वो सर्च मिलेगा। तो आपकी सर्च जो सक्सेसफुल रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। तो वो एलिमेंट सर्च करने में यहाँ पर आपको n कंपैरिजन लगेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एल्गोरिथम का ये वर्स्ट केस हो जाएगा। तो वर्स्ट केस में आपको यहाँ पर n कंपैरिजन लगेंगे, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 कंपैरिजन होने में अगर एक कांस्टेंट टाइम लग रहा है तो n कंपैरिजन होने में आपका जो टाइम लगेगा वो थीटा ऑफ n हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 1 कंपैरिजन होने में कांस्टेंट टाइम लग रहा है तो n कंपैरिजन होने में आपका टाइम लगेगा थीटा ऑफ n, क्योंकि देखिए 1 कंपैरिजन होने में कांस्टेंट टाइम लग रहा है तो n कंपैरिजन होने में टाइम लगेगा n इंटू थीटा ऑफ 1, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा थीटा ऑफ n के। तो ये वर्स्ट केस में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपका जो एल्गोरिथम है वो मैक्सिमम टाइम ले रही है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो बेस्ट केस था, ये वर्स्ट केस था, ये डिपेंड कर रहा है कि आपने इनपुट क्या लिया है, आपने सर्च की क्या ली हुई है। जैसे कि बेस्ट केस में जो आपकी सर्च की थी उसकी वैल्यू थी 40 और वर्स्ट केस में जो आपकी सर्च की है उसकी वैल्यू है 50। तो ये बेस्ट केस या वर्स्ट केस किस पर डिपेंड कर रहा है, इस इनपुट पर डिपेंड कर रहा है कि आप सर्च की क्या ले रहे हैं। ठीक है ना, आप सर्च की क्या ले रहे हैं इस पर ही आपके केसेस डिपेंड कर रहे हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेस्ट केस में आपको 1 कंपैरिजन लगेगा और थीटा ऑफ 1 टाइम लगेगा इस एल्गोरिथम को सर्च करने में, लीनियर सर्च परफॉर्म करने में। और वर्स्ट केस में अगर आपका जो है यहाँ पर n कंपैरिजन लगेंगे और जो टाइम लगेगा वो लार्जेस्ट होगा या मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आपको लगेगा और वो टाइम हो जाएगा आपका थीटा ऑफ n। और एवरेज केस मान लीजिए कि आपका समवेयर इन बिटवीन मिडिल। ठीक है ना, मान लीजिए आपका जो है एवरेज केस में आप मिडिल वाले को सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 20 को सर्च कर रहे हैं या मान लीजिए कि आप 80 को सर्च कर रहे हैं। तो 20 या 80 को जब आप सर्च करेंगे तो वो आपका एवरेज केस होगा। ठीक है ना, तो एवरेज केस में आपको आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको नियरली इक्वल टू n/2 कंपेरिजन लगेंगे, हाफ कंपेरिजन लगेंगे। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट आप ऐसा बोल सकते हैं इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी थीटा ऑफ n/2। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज केस में आपको n/2 कंपेरिजन लगेंगे। और यहाँ पर आपकी सर्च की क्या होगी, सर्च की आपका 20 या 80 होगी, तो आप ऐसा बोल सकते हैं 20 या 80 सर्च की के लिए आपका यहाँ पर एवरेज केस होगा। अब यहाँ पर जो आपने लीनियर सर्च अप्लाई की है वो सक्सेसफुल लीनियर सर्च आपने अप्लाई की है। देखिए सक्सेसफुल लीनियर सर्च का मतलब ये है कि जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं वो एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बेस्ट और वर्स्ट और एवरेज केस में जो हमने सर्च किया था वो आपका इस एरे में प्रेजेंट है, तो आपको मिल गया था सर्च करने में, लीनियर सर्च करने में आपको मिल गया था, तो उसको बोला जाता है सक्सेसफुल लीनियर सर्च। तो सक्सेसफुल लीनियर सर्च में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बेस्ट केस में थीटा ऑफ 1 टाइम लगेगा, वर्स्ट केस में थीटा ऑफ n टाइम लगेगा और एवरेज केस में थीटा ऑफ n/2 टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम एक चीज बताना चाहेंगे, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, तो कुछ बच्चे ये एज्यूम करते हैं कि जो आपका बेस्ट केस होता है वो बेस्ट केस आपका ओमेगा होता है। ठीक है ना, बेस्ट केस में आप ओमेगा लिखते हैं, एवरेज केस में आप थीटा नोटेशन यूज करते हैं, केस में आप बिग ओ लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये जो नोटेशन है बिग ओ, थीटा या ओमेगा, ये नोटेशंस क्या हैं, ये नोटेशंस हैं उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को या रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। ठीक है ना, तो एल्गोरिथम की रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप या तो ये नोटेशन यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला नोटेशन यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला नोटेशंस भी आप यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका बेस्ट केस में आप ओमेगा लेंगे, एवरेज केस में थीटा लेंगे, वर्स्ट केस में आप बिग ओ लेंगे, आप इनमें से कोई भी नोटेशंस वहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये नोटेशंस हैं आपके एल्गोरिथम के रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट करने का आपके एल्गोरिथम को रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जहां पर कि ये आपको ये इंफॉर्मेशन देगा कि आपका जो आपका जो रनिंग टाइम है वो टाइटेस्ट है, ये बताएगा कि आपका जो रनिंग टाइम है वो अपर बाउंड है, और ये बताएगा कि आपका जो रनिंग टाइम है वो लोअर बाउंड है। तो ये लोअर बाउंड, ये टाइटेस्ट बाउंड और ये अपर बाउंड के लिए आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो ओमेगा का मतलब ये हो जाएगा नॉट लेस देन। अगर आपको ये मेंशन करना हो कि आपके एल्गोरिथम का टाइम कम से कम इतना तो होगा, इससे कम नहीं होगा, तो आप इस नोटेशन को यूज करेंगे, क्योंकि ये आपको लोअर बाउंड देता है। ओमेगा नोटेशन आपको लोअर बाउंड देगा, तो ओमेगा नोटेशंस का मतलब है नॉट लेस देन। इसका मतलब अगर आपको रनिंग टाइम में ये मेंशन करना हो कि आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इससे कम नहीं होगा, देन आप ये इस नोटेशंस को यूज करेंगे। बिगो नोटेशंस को आप तब यूज करेंगे जब आपको एल्गोरिथम का रनिंग टाइम इस तरीके से बताना होगा कि आपका एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो इससे ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन। तो नॉट मोर देन के लिए आप
आप बिगो नोटेशन का यूज करेंगे। और थीटा नोटेशन आपको जो देगा वो टाइटेस्ट नोटेशन देगा, क्योंकि बिगो आपको अपर बाउंड देता है, बिगो आपको अपर बाउंड देता है। तो अगर आप बिगो के टर्म्स में उसको लिख रहे हैं, अगर आप बिगो के टर्म्स में उसको लिख रहे हैं, तो ये आपको एश्योर करेगा कि आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम नॉट मोर देन दिस होगा, ठीक है ना। और ओमेगा का आप तब यूज करेंगे जब आपको ये एश्योर करना होगा इससे कम नहीं होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि इसको देखिए, अगर हम आपसे ये पूछें for successful linear search, what is the time complexity, for successful linear search। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एल्गोरिथम कौन सा है आपका, एल्गोरिथम में आपका सक्सेसफुल लीनियर सर्च। तो फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो इस एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो केसेस में डिपेंड कर रही है। बेस्ट केस में आपका ये होगा। अब देखिए थीटा, अगर कोई फंक्शन आपका थीटा है तो वो बिगो भी होगा और ओमेगा भी होगा, यानी थीटा ऑफ 1 भी मैं इसको लिख सकता हूं। अगर ये थीटा ऑफ 1 है तो ये बिगो ऑफ 1 भी हो जाएगा और ये आपका ओमेगा ऑफ 1 भी यहां पर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो इसको मैं थीटा ऑफ एन भी लिख सकता हूं, इसको मैं ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकता हूं और इसको मैं बिगो ऑफ एन भी यहां पर लिख सकता हूं। एवरेज केस में देखिए, एवरेज केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ एन बाई 2, जो कि आपका थीटा ऑफ एन बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी इक्वल हो जाएगा थीटा ऑफ एन के। और थीटा ऑफ एन को मैं बिगो ऑफ एन भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर थीटा ऑफ एन ट्रू है तो बिगो ऑफ एन भी हो जाएगा और इसको मैं ओमेगा ऑफ एन भी यहां पर लिख सकता हूं। देख रहे हैं इस एल्गोरिथम का जो सक्सेसफुल लीनियर सर्च का जो रनिंग टाइम है वो डिपेंड कर रहा है केसेस पर। बेस्ट केस में इसका थीटा ऑफ 1 है, जिसको कि बिगो ऑफ 1 या ओमेगा ऑफ 1 भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। वर्स्ट केस में थीटा ऑफ एन है और एवरेज केस में थीटा ऑफ एन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना, इसका मतलब मैं केसेस में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूं कि इसका रनिंग टाइम क्या होगा, तो अगर उस केस में मुझे अपना आंसर देना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम बिगो ऑफ एन होगा, ठीक है ना, क्योंकि बिगो ऑफ एन लिखने का मतलब ये है कि ये सारी कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए बिगो ऑफ एन क्या देता है, बिगो ऑफ एन देगा कि आपका जो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है वो एन से ज्यादा नहीं होगा। बिगो का मतलब है नॉट मोर देन, यानी आपकी जो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है वो एन से ज्यादा नहीं होगा। यानी आप ये बताइए कि आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम कब ज्यादा होगा, तो आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम वर्स्ट केस में सबसे ज्यादा होगा। तो वर्स्ट केस में आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम सबसे ज्यादा होगा, बेस्ट केस में आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम सबसे कम होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो वर्स्ट केस से ज्यादा नहीं होगा, आपका एल्गोरिथम का रनिंग टाइम वर्स्ट केस से ज्यादा नहीं होगा और बेस्ट केस से कम नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर क्या हो जाएगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिगो ऑफ वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस बिगो ऑफ वर्स्ट केस, या फिर मैं यहां पर बोल सकता हूं ओमेगा ऑफ बेस्ट केस, ठीक है ना। या तो मैं इसको बोल सकता हूं कि बिगो ऑफ वर्स्ट केस या फिर ओमेगा ऑफ बेस्ट केस, क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है वो वर्स्ट केस से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, नॉट मोर देन दिस वर्स्ट केस टाइम एंड नॉट लेस देन दिस बेस्ट केस टाइम। तो फॉर बेस्ट केस मैं यहां पर ओमेगा ले लूंगा एंड फॉर वर्स्ट केस मैं यहां पर बिगो ले लूंगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बेस्ट के लिए सब ओमेगा लेंगे और एवरेज के लिए थीटा लेंगे और वर्स्ट के लिए आप बिगो लेंगे, क्योंकि देखिए इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम क्या होगा, तो अगर मैंने लिखा है बिगो ऑफ एन, इसका मतलब इस एल्गोरिथम का रनिंग टाइम एन से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन एन। या फिर अगर मैंने लिख दिया ओमेगा ऑफ 1, इसका मतलब इस सक्सेसफुल लीनियर सर्च का टाइम ओमेगा ऑफ 1 से कम नहीं होगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं नॉट लेस देन दिस एंड नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस। तो इस तरीके से मैं अपना आंसर दे सकता हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिगो ऑफ एन और ओमेगा ऑफ 1। तो ये भी मेरा ट्रू है, ये भी मेरा ट्रू है, लेकिन मैं यहां पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ये नहीं लिख सकता थीटा ऑफ एन, ठीक है ना, थीटा ऑफ एन यहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा। सक्सेसफुल लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं थीटा ऑफ एन नहीं लिख सकता, ठीक है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि थीटा ऑफ एन का मतलब ये हो जाएगा कि ये इसका जो टाइम है वो एन लगेगा, जबकि आप यहां पर क्या देख रहे हैं,
आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बेस्ट केस में टाइम आपको ऑर्डर ऑफ 1 भी लग रहा है, बेस्ट केस में टाइम आपको थीटा ऑफ 1 भी लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चूंकि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जो लिख रहे हैं ये केसेस से इंडिपेंडेंट है। हमने क्या बोला, हमने ये बोला है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ए सक्सेसफुल लीनियर सर्च, हमने यहाँ पर कोई भी केस मेंशन नहीं किया है। तो दो केस यहाँ पर हो सकते हैं। पहला केस तो आपका ये हो सकता है कि आप यहाँ पर एल्गोरिथम का रनिंग टाइम लिख रहे हैं केसेस में, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो अगर आप केसेस में अपना आंसर लिख रहे हैं देन आप कोई भी नोटेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, थीटा भी यूज कर सकते हैं, बिगो भी यूज कर सकते हैं, ओमेगा भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इन केसेस से इंडिपेंडेंट है, इन केसेस से इंडिपेंडेंट है, तो इन जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपके एल्गोरिथम जो टाइम होगा वो वर्स्ट केस टाइम से ज्यादा नहीं होगा, तो बिगो ऑफ वर्स्ट केस, एंड बेस्ट केस से कम नहीं होगा, तो ओमेगा ऑफ बेस्ट केस। तो इन जनरल अगर आपको आंसर देना है देन हम इस टाइप से आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप केसेस में आंसर दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस तरीके से आंसर अपना दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने यहाँ पर बोला है कि एल्गोरिथम का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थीटा ऑफ एन है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि सभी केसेस में थीटा ऑफ एन टाइम नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये क्योंकि ये थीटा ऑफ एन टाइम, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि देखिए बेस्ट केस में आपका टाइम थीटा ऑफ 1 भी लग रहा है, तो इससे कम में भी आपका काम चल जा रहा है, थीटा ऑफ 1 भी लग रहा है, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है ओमेगा ऑफ 1, यानी इस एल्गोरिथम का जो टाइम है वो ओमेगा ऑफ 1 से कम नहीं होगा। तो देखिए ओमेगा ऑफ 1 से कम यहाँ पर भी नहीं है, ओमेगा ऑफ 1 से कम यहाँ पर भी नहीं है, और ओमेगा ऑफ 1 से कम यहाँ पर भी नहीं है। या फिर हमने ये बोला है कि इस एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो बिग ऑफ एन से ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए बिग ऑफ एन से ज्यादा टाइम यहाँ पर भी नहीं लिया इसने, बिग ऑफ एन से ज्यादा टाइम इसने यहाँ पर भी नहीं लिया, और बिग ऑफ एन से ज्यादा टाइम इसने यहाँ पर भी नहीं लिया। लेकिन देखिए अगर आपने ऐसा आंसर दिया है कि थीटा ऑफ एन है, तो वो यहाँ पर इस केस में आपका फॉल्स हो जा रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इधर आप ये आंसर आप देंगे यहाँ पर, या फिर ये आंसर देंगे, या फिर केसेस में आंसर देना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आंसर गलत है। फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है ना। फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका फॉल्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका टाइम जो है वो थीटा ऑफ 1 भी लग रहा है। या फिर आप अगर ऐसा कहेंगे फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिगो ऑफ 1, ये आंसर भी आपका फॉल्स है, क्योंकि देखिए इस केस में आपका टाइम जो है वो थीटा ऑफ एन लग रहा है, इसमें भी थीटा ऑफ एन लग रहा है, तो इसलिए आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर सक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू आइदर बिगो ऑफ एन यू कैन राइट, और यू कैन राइट ओमेगा ऑफ 1। तो देखिए यहाँ पर आपको वो आंसर देना है जो आपका ऑलवेज ट्रू हो, वो आंसर देना है जो आपका ऑलवेज ट्रू हो, यानी एल्गोरिथम रनिंग टाइम नॉट मोर देन ओमेगा ऑफ एन, ऑलवेज ट्रू। एल्गोरिथम रनिंग टाइम नॉट लेस देन ओमेगा ऑफ 1, ऑलवेज ट्रू। तो ऑलवेज ट्रू आपके आंसर केवल ये दो हैं, बाकी जो आंसर है वो केसेस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इन जनरल हम उसके टर्म्स में आंसर आपका यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग है कि बेस्ट केस में आप ओमेगा लेंगे, एवरेज केस में आप थीटा लेंगे, वर्स्ट केस में आप बिगो लेंगे, क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आप कोई भी नोटेशन किसी भी केस में ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको आपका आंसर इन जनरल देना है, तो इन जनरल आप ऐसा बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज इक्वल टू बिगो ऑफ फर्स्ट केस इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बेस्ट केस। ये दोनों ही नोटेशंस आपके करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ओमेगा आपको देगा नॉट लेस देन और बिगो आपको देगा नॉट मोर देन। अब ये जो हमने केस डिस्कस किया था वो केस था सक्सेसफुल सर्च के लिए। तो सक्सेसफुल सर्च में आप सर्च की के बेसिस पर बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। एक यहाँ पर केस ये भी हो सकता है अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च, अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च। तो अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च में क्या होगा कि जो आपकी सर्च की होगी वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होगी। अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च एलिमेंट और सर्च की इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो फिर उस केस में जब आपका एलिमेंट इस एरे में सर्च एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, ये एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, देन आप क्या करेंगे, आप एक एक 1 by 1 इनसे कंपेयर करते जाएंगे और यहाँ लास्ट में आप ऐसा बोल देंगे कि सर्च की इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एरे, ठीक है ना। आप 1 by 1 इसको कंपेयर करते जाएंगे और एट द एंड आप ऐसा बोल देंगे कि सर्च की इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। तो फिर यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च में आपका कितना टाइम लगेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च के केस में बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस
ये तीनों ही सेम होंगे, क्योंकि वो फिर इस सर्च की पर डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च में आपका जो सर्च की है वो इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, इन तीनों केसेस में आपका एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो सेम होगा और वो इक्वल हो जाएगा आपका थीटा ऑफ एन के, ठीक है ना, क्योंकि आफ्टर एन कंपैरिजन you can tell the element is not present in the array. After n comparison you can tell the element is not present in the array, then unsuccessful search. Best case, average case और आपका worst case जो है ये तीनों ही आपके सेम है और इक्वल हो जाएंगे वो थीटा ऑफ एन के। अब देखिए थीटा ऑफ एन है तो इसको हम बिग ऑफ एन भी लिख सकते हैं और इसको हम ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको बिग ऑफ एन भी लिख सकता हूं मैं या फिर ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकता हूं। इसी तरीके से इसको मैं बिग ऑफ एन भी लिख सकता हूं या ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकता हूं। तो फॉर अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ एन। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि नॉट मोर देन बिग ऑफ एन। फॉर अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ एन। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि नॉट मोर देन दिस टाइम। तो देखिए इससे ज्यादा टाइम आपका कभी नहीं लग रहा है, ठीक है ना, इससे ज्यादा टाइम आपका कभी नहीं लग रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं फॉर अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन। ये भी आपका ट्रू है क्योंकि देखिए इससे कम टाइम आपको नहीं लग रहा है, इससे कम टाइम आपको कहीं भी नहीं लग रहा है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू थीटा ऑफ एन। ये भी अब आपका यहाँ पर ट्रू है क्योंकि देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों केसेस में आपका टाइम क्या लग रहा है? थीटा ऑफ एन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉर अनसक्सेसफुल लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू बिग ऑफ एन आंसर भी करेक्ट है, ओमेगा ऑफ एन आंसर भी करेक्ट है और अब थीटा ऑफ एन आंसर भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और आपका जो एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है उसमें जो रिलेशनशिप होगी वो अब आपका ये हो जाएगी।